हेलो। क्षमा चाहते हैं, कुछ तकनीकी कारणों से अवरोध हुआ। पुनः एक बार हम लोग वर्तनी पर आते हैं। वर्तनी क्या है? वर्तनी लिखने की अक्षरी या रीति को ही हम वर्तनी कहते हैं। इसका एक अर्थ ये भी होता है कि वर्णानुक्रम, वर्ण का अनुक्रम। अंग्रेजी में हम इसे स्पेलिंग कहते हैं, वहीं उर्दू में इसे हम हिज्जे कहते हैं। किसी भाषा में कोई शब्द जिस वर्णानुक्रम में लिखा जाता है वही उस शब्द की वर्तनी हो जाती है। वर्तनी की शुद्धता बहुत कुछ उच्चारण पर निर्भर होती है, या यूं कहें कि उच्चारण पर ही ज्यादातर वो निर्भर होती है। यदि शब्द का उच्चारण गलत किया जा रहा है तो उसकी वर्तनी भी गलत होगी। ज्यादा संभावना होती है जैसा उच्चारण किया जाता है वैसा ही लिखा भी जाता है। अतः शब्द के उच्चारण पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। हिंदी एक विस्तृत भूभाग की भाषा है तथा इसकी अनेक क्षेत्रीय बोलियां भी हैं। स्थानीय एवं क्षेत्रीय उच्चारण के कारण भी हिंदी में वर्तनी संबंधी अनेक त्रुटियां होती हैं। बिहारी व्यक्ति 11 को शुद्ध मानता है तो ब्रज क्षेत्र का व्यक्ति 11 बोलता है। ऐसी स्थिति में हमें मानक हिंदी में प्रयुक्त 11 शब्द को ही शुद्ध मानना पड़ेगा। यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम हिंदी को संस्कृत के आधार पर नहीं परख सकते हैं। संस्कृत एक अलग भाषा है और संस्कृत में किसी शब्द की जो वर्तनी थी वह हिंदी में आकर बदल भी गई। जैसे उदाहरण में हम देख सकते हैं गंगा, गंगा और गंगा। गंगा में पंचमाक्षर ग है, आधा ग है। कंठ, जो संस्कृत में कंठ है, पंचमाक्षर यहाँ पर है, लेकिन जब हिंदी में आता है तो वहां पर हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से आगे हम देखते हैं वर्तनी संबंधी कौन कौन सी अशुद्धियां हो सकती हैं। कुछ आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आवाज, प्रायः बोला जाता है आवाज, लेकिन शुद्ध रूप आवाज होती है। सामाजिक, सामाजिक, समाज में एक प्रत्यय लगा है तो सामाजिक बन जाएगा। मात्रा संबंधी दोष जो होते हैं लिखने में बोला जाता है, अगर पूनम बोला जाएगा तो पूनम लिखा जाएगा, पूनम लिख दिया जाता है। ईश्वर, ईश्वर में जो है लघु और दीर्घ का ध्यान रखना होगा। रण और रण दोनों में अंतर है। विभीषण, शुद्ध रूप इसका विभीषण होगा। इसी तरह से परीक्षा, परीक्षा है। उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि उच्चारण और लेखन में स्वरों और व्यंजनों के प्रयोग में अनेक प्रकार की त्रुटियां मिलती हैं। ये त्रुटियां वर्तनी संबंधी सामान्य त्रुटियां कही जाती हैं। अंग्रेजी की स्पेलिंग शब्द का प्रयोग हिंदी में वर्तनी के अर्थ में, जैसा बताया अभी पहले, होता है जिसका अभिप्राय लेखन से है। भोलानाथ तिवारी ने वर्तनी शब्द को परिभाषित करते हुए कहा है कि किसी भी भाषा का कोई शब्द किसी वर्णमाला में जिस रूप में लिखा जाता है वही उसकी वर्तनी होती है। जब किसी शब्द का उच्चारण शिक्षित विद्वानों द्वारा किया जाता है वह शिष्ट उच्चारण कहा जाता है। जैसे अधीन का उच्चारण आधीन न हो, ऐसे ही धूप को धूप ही उच्चारित करना चाहिए, धूप नहीं। इस प्रकार स्पष्ट है कि वर्तनी का आधार शुद्ध उच्चारण है। शुद्ध उच्चारण से बच्चा घर में, विद्यालय में, समाज में तथा अन्य जगहों पर रहकर भाषा को सुनता है, सीखता है और बोलता है। जब वह शब्द को सुनकर उसका उच्चारण त्रुटि रहित करता है
तो उसकी वर्तनी में यानी लिखने में भी त्रुटियां कम की गुंजाइश कम होती है या नहीं के बराबर होती है। परंतु त्रुटिपूर्ण उच्चारण करता है तो उसके लिखने में भी त्रुटि आ जाती है और कई बार शब्द के अर्थ भी बदल जाते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बातें ये है कि बच्चा सीखता कहाँ से है। जो वो सुनता है वही वो बोलता है। तो एक दायित्व हमारा भी बनता है अध्यापक होने के नाते कि हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करें कि जब हम कक्ष में हो, कहीं बाहर हो, खेल के मैदान में हो, तो जो शब्द हमारे द्वारा बोले जा रहे हैं, बच्चों तक पहुंचाए जा रहे हैं, उनका उच्चारण शुद्ध हो। बच्चा अनुकरण से सीखता है। धीरे धीरे हमारे शब्दों को वो बोलने की कोशिश करेगा, क्योंकि निश्चित है या तय है कि उसके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा में कुछ अंतर होते हैं। हम मानक भाषा की बात करते हैं। मानक भाषा का जो उच्चरित रूप उसके सामने प्रस्तुत होगा, वही उसके भी व्यवहार में धीरे धीरे आएगा। एकाएक तो बहुत मुश्किल है। आगे देखते हैं, मानक हिंदी के वर्तमान स्वरूप को यदि देखा जाए तो उस पर क्षेत्रीय भाषाओं का बहुत प्रभाव पड़ा है। एक जगह से दूसरे जगह पर प्रवास का असर भी उच्चारण और वर्तनी पर पड़ा है। पंजाबी, हरियाणवी, मराठी, गुजराती, बांग्ला आदि भाषाओं का प्रभाव हिंदी पर पड़ा है, जिसके कारण उच्चारण और वर्तनी संबंधी त्रुटि देखने को मिलती है। जैसे यदि हम दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों को देखें तो राजेंद्र नगर का उच्चारण राजिंदर नगर करते हैं तथा लेखन में भी करते हैं। स्कूल को स्कूल, भोजपुरी प्रदेशों जैसे बिहार में घोड़ा को घोड़ा, घड़ा को घड़ा आदि त्रुटियां उच्चारण और लेखन में मिलती हैं। नीचे कुछ आपके दिए हुए हैं। इंदिरा नगर, इंदिरा नगर, जाना, जाना, पेड़, पेड़, कृष्ण, कृष्ण। वर्तनी संबंधी कुछ त्रुटियां होती हैं, जैसे शुद्ध उच्चारण एवं अभ्यास की कमी, स्वर तथा स्वर की मात्राओं से संबंधित त्रुटियां, व्यंजन संबंधी त्रुटियां, लिपि के सम्यक ज्ञान का अभाव, मुख सुख से तात्पर्य है कि जो हम आसानी से बोल ले जाते हैं, बोलने में आसानी हो, वही उच्चारण हम करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे ये हमारे अभ्यास में आ गया और हम सही मानक की जगह हम अशुद्ध उच्चारण करना शुरू कर देते हैं। अन्य भाषाओं एवं बोलियों का प्रभाव, व्याकरण के नियमों की जानकारी का अभाव, भौगोलिक प्रभाव, स्थानीय प्रभाव, मानक जानकारी का अभाव वर्तनी संबंधी त्रुटियों के कारण तो बहुत है, पर कुछ मुख्य कारण है जिनका निराकरण करके ही हम बच्चों को वर्तनी संबंधी अशुद्धियां करने से बचा सकते हैं। जैसे कुछ हैं, स्वर संबंधी या मात्रा संबंधी त्रुटियां होती है, संयुक्त व्यंजन संबंधी अशुद्धियां हैं, समास संबंधी भी है, प्रत्यय संबंधी, महाप्राण अल्प प्राण की अशुद्धियां होती हैं, संधि संबंधी अशुद्धियां हैं, लिंग संबंधी अशुद्धियां हैं, हलंत संबंधी अशुद्धियां हैं, श्रुति संबंधी अशुद्धियां हैं। इसी तरह से बहुत सारी अशुद्धियां, कुछ अशुद्धियों पर हम चर्चा यहाँ करेंगे। स्वर संबंधित त्रुटियां, हिंदी भाषा के उच्चारण और लेखन में समानता और शुद्धता है, परंतु क्षेत्रीय प्रभाव के कारण भाषागत शब्दों के मानक रूप और वर्तनी पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके फलस्वरूप वर्तनी में स्वरों के प्रयोग में कई त्रुटियां देखी जाती हैं। जैसे स्वर संबंधी त्रुटियों में कभी कभी लिखते समय अ के स्थान पर आ तथा आ के स्थान पर अ का प्रयोग होता है। जैसे अनाज, अनाज, समाज, समाज, आवाज, आवाज। फिर ई संबंधी त्रुटि भी प्रायः लिखते समय होती है। ई के स्थान पर ई का प्रयोग तथा ई के स्थान पर ई का प्रयोग होता है। रवि, रवि, 40, 40, नानी, नानी, ईमान, ईमान, कोटि, कोटि। अब आगे आते हैं उ
तथा ऊ का प्रयोग करते समय भी ऊ के स्थान पर ऊ का प्रयोग तथा ऊ के स्थान पर ऊ का प्रयोग वर्तनी में हो जाता है। जैसे धूल का धूल, खुलना का खोलना, चूहा का चूहा, पूज्य का पूज्य आदि स्वर संबंधी त्रुटियां लिखते समय बच्चों द्वारा होती हैं। ऐसी अनेक त्रुटियां बच्चे उच्चारण में करते हैं, जिसे बार बार अभ्यास कराकर सुधारा जा सकता है। नीचे कुछ दिए हुए शुद्ध और अशुद्ध रूप। अशुद्ध रूप में रुचि रुचि, दयालु दयालु, अजमाइश आजमाइश, क्योंकि क्योंकि, कालिदास कालिदास, तिर तीर, फूल और फूल। फिर व्यंजन संबंधी त्रुटियों में आते हैं। कुछ व्यंजन वर्णों के प्रयोग में भी प्रायः गलतियां होती हैं, जैसे ण और न, श और छ, व और ब, ट और ठ, ण और ड़, य और ज आदि इन त्रुटियों के पीछे के कारण है वर्ण प्रयोग की जानकारी का न होना, शुद्ध उच्चारण संबंधी ज्ञान का अभाव तथा अंग्रेजी वर्तनी प्रभाव आदि। न और न ध्वनि प्रायः तत्सम शब्दों में मिलती है। खड़ी बोली में कहीं कहीं न का न भी हो जाता है। इसी कारण बच्चा अधिकांशतः न के स्थान पर न और न के स्थान पर न का प्रयोग कर देता है। जैसे रन रण, रामायण रामायण। नियम है इसके कुछ। यदि री के तुरंत बाद न हो तो न ड़ में बदल जाता है। जैसे ऋण का ऋण, र और श के बाद तुरंत बाद आने वाले न का ण हो जाता है। जैसे उष्ण उष्ण, रन रण। यदि र श के बाद कोई स्वर वर्ण तथा य र व ह एवं क वर्ग और प वर्ग का कोई वर्ण हो तो उसके बाद न हो तब भी न का ड़ हो जाता है। जैसे रामायण, रोहिणी और श्रवण। अगर देखा जाए रामायण, रोहिणी, श्रवण, इसका हो गया रामायण, रोहिणी और श्रवण। किंतु यदि इनसे भिन्न वर्ण आए तो न का ड़ नहीं होता है। जैसे रचना, अर्चना, प्रार्थना इत्यादि। कुछ शब्द तत्सम शब्दों में स्वभावतः ड़ होता है। जैसे बाण, वीणा, गण, गुण, कण और कोण। आगे देखते हैं क्ष और छ। क्योंकि क्ष संयुक्त व्यंजन है जबकि छ स्वतंत्र व्यंजन है, इन दोनों के उच्चारण में भिन्नता होते हुए भी प्रायः समान उच्चारण की भूल हो जाती है। जैसे शिक्षा, शिक्षा, क्षेत्र, क्षेत्र, समीक्षा, समीक्षा, रक्षक, रक्षक, वृक्ष और वृक्ष। अब बच्चे ब और व के लेखन में भी भूल कर जाते हैं। अंतर मात्र एक छोटी सी बीच में लाइन लिखी है, तो हिंदी में व की अपेक्षा ब युक्त शब्द का प्रयोग अधिक होता है, किंतु कभी कभी ब का व भी हो जाता है। जैसे बानर, प्राय बच्चे बानर बोलते हैं जबकि शुद्ध रूप उसका वानर है। वयस्क, वयस्क, बर्बर और वर्बर, इनमें भी त्रुटियां संभव है। ज्यादातर त्रुटियां इन शब्दों में होती हैं। श, क्ष और स, इन वर्णों के प्रयोग में प्रायः बच्चों को भ्रम होता है और वे गलतियां कर जाते हैं। बच्चे को जब हम सिखाना शुरू करते हैं, उच्चारण में सबसे ज्यादा ध्यान देने की जगह वही है जहां पर हम उसको सिखा रहे हैं, सिखाया जा प्रायः कि
तालव्य श, मूर्धन्य श और दंती स। लेकिन उच्चारण जब होता है तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर श है तो तालव्य तालु की तरफ हमारी जिह्वा जा रही है, श मूर्धा को स्पर्श करती है और स दंती स यानी दांत को स्पर्श कर रहा हो, अगर कर रही हो जिह्वा, तो फिर हम बच्चे को अपने उच्चारण के माध्यम से धीरे धीरे उससे भी उच्चरित करवाना शुरू करेंगे। धीरे धीरे उसके लेखन में भी आ जाएगा। जैसे इसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। प्रसाद, प्रसाद, कलश, कलश, ऋषि, ऋषि, संशय, संशय, षोडश, षोडश। और इसमें कुछ दिया हुआ है आपके कि संधि में विसर्ग के बाद, ये नियम है कि संधि में विसर्ग के बाद यदि क, ख, ट, ठ, प, फ आए तो विसर्ग श हो जाता है, यानी विसर्ग का लोप हो जाता, वहां श आ जाता है। ट वर्ग के पूर्व केवल श आता है। अगर ट वर्ग है तो उसके पहले श ही आएगा। ये सामान्य सी एक जानकारी है। अगर इतनी जानकारी है तो फिर किसी दूसरे श को वहां स्थान बच्चा नहीं देगा। रि के बाद श ही आता है। अ, आ से भिन्न स्वर के बाद स हो तो वहां स का श हो जाता है। ण और ण, इन वर्णों को लिखने में भी प्रायः गलतियां होती हैं। जैसे गुड़ के स्थान पर गुड़ और गुड़ के स्थान पर गुड़, बेड़ी के स्थान पर बेड़ी, रुगड़ के स्थान पर रुगड़ कर देते हैं। एक गतिविधि है, आप स्वयं भी बना सकते हैं। ड़ और ड़ से संबंधित कुछ शब्द हैं जिसमें बच्चे को ये छांटना होगा कि कहाँ ड़ है। इसको हम बदल भी सकते हैं, गलत भी दे सकते हैं, वो शुद्ध करे। शुद्ध पहले अभ्यास कराएंगे, फिर गलत भी दे करके उससे शुद्ध करा सकते हैं। अब आगे एक अशुद्धि है ढ और ढ। ढ और ढ दोनों मूर्धन्य ध्वनियां हैं। इनके प्रयोग में भी प्रायः गलतियां होती हैं। जैसे मेढक और मेढक, पढ़ना और पढ़ना, कढ़ाई, कढ़ाई। ज का उच्चारण, ज संयुक्त व्यंजन है जो ज और ञ के योग से बना है। इसका उच्चारण अलग अलग क्षेत्रों में अज्ञा, ज्ञ, ज्ञा, ज्ञ के रूप में होने लगा, जिससे लेखन में भी गलतियां होने लगी हैं। जैसे ज्ञान, ज्ञान, आज्ञा, आज्ञा, अज्ञात, अज्ञात, विज्ञ, विज्ञ और विज्ञ। वर्तनी संबंधी कुछ विशिष्ट और भी त्रुटियां हैं। जैसे व्यंजन गुच्छ संबंधी त्रुटियां, स्वर विहीन व्यंजनों को एक दूसरे से मिलाने में व्याकरणिक नियमों की जानकारी न होने पर वर्तनी संबंधी त्रुटियां होती हैं। जैसे शब्द है उज्जवल, उच्चारण में भी देखा जाए, अगर लिखा हुआ है उसको उच्चारण भी करके देखा जाए तो लग जाएगा कि हाँ कहीं गलतियां हैं इसमें। उज्जवल और शुद्ध उच्चारण उज्जवल है। प्रज्वलित है और प्रज्वलित है। मट्ठा और मट्ठा, मट्ठा आधा ठ है और यहाँ शुद्ध में आधा ट है। अर्ध और अर्ध, कर्तव्य, कर्तव्य। संधिगत वर्तनी की अशुद्धियां, संधि होने पर वर्णों के पूर्व रूप में परिवर्तन हो जाता है। संधि के नियम न जानने के कारण ऐसे शब्दों के उच्चारण एवं लेखन की अशुद्धियां हो जाती हैं। जैसे उपरोक्त, उपर्युक्त। अगर हम नियम का पालन करेंगे, ऊपरी धन उक्त मिलकर बनता उपर्युक्त। यहाँ ई का य यानी यण संधि है। अत्योक्ति, अत्युक्ति, अति धन उक्ति से बना है अत्युक्ति, अत्युक्ति। और य का य हलन यण संधि यहाँ भी है। तदुपरांत, शुद्ध रूप इसका तदुपरांत है। तद धन
उपरांत, तदुपरांत त का द यहाँ व्यंजन संधि है। इसी तरह से समासगत वर्तनी की कुछ अशुद्धियां हैं। हिंदी में समास होने पर पूर्व पद यदि दीर्घांत रहता है तो वो ह्रस्वांत हो जाता है। मंत्रिमंडल, और जब समास इनका है तो क्या होगा कि मंत्रिमंडल, यहाँ पर जो मात्रा हमारी बड़ी की है, दीर्घ है, वो लघु हो गई है, छोटी में आ गई है। प्राणीविंद, प्राणीविंद। अगला आपका मैं के पूर्व संज्ञा शब्द लगता है, विशेषण नहीं, जैसे शांतमय और शांतिमय, गतमय, गतिमय। लिंग प्रत्यय संबंधी त्रुटियां, एक कभी कभी एक ही शब्द में दो प्रत्यय लगा देने से वह प्रयोग अशुद्ध हो जाता है। एक प्रत्यय लगाने पर प्रथम वर्ण में वृद्धि हो जाती है, किंतु इसमें प्रायः त्रुटियां देखने को मिलती हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में भी अज्ञानतावश इन आदि प्रत्यय जोड़ने से शब्द अशुद्ध हो जाते हैं। विशेषण शब्द से ई या ई लगाकर विशेषण बनाना त्रुटिपूर्ण है, जैसे पिशाचिनी, पिशाची। लौकिक, लौकिक। पूजनीय, पूजनीय या पूज्य। भूगोलिक, भौगोलिक। सामाजिक, सामाजिक। साप्ताहिक, साप्ताहिक। अब यहाँ हिंदी का मानकीकरण किया गया। भाषा की वर्तनी का अर्थ उस भाषा में शब्दों को वर्णों से अभिव्यक्त करने की क्रिया को कहते हैं, किंतु जब यह अनुभव किया जाने लगा कि एक ही शब्द की भिन्न भिन्न वर्तनी मिलती है, तो इनको अभिव्यक्त करने के लिए किसी सार्थक शब्द की तलाश हुई। इन कारणों से ही वर्तनी के मानकीकरण की आवश्यकता महसूस की गई। इन सभी कठिनाइयों को दूर करके हिंदी वर्तनी में एक रूपता लाने के लिए भारत सरकार की तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय ने सन 1961 में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की। समिति ने अप्रैल 1962 में अपने अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत की, जिन्हें सरकार ने स्वीकृत किया। इन्हें 1967 में हिंदी वर्तनी का मानकीकरण शीर्षक पुस्तिका में व्याख्या तथा उदाहरण सहित प्रकाशित किया गया। स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों में विशेष रूप से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित हिंदी की पाठ्य पुस्तकों में वर्तनी के इसी मानक स्वरूप का प्रयोग किया जा रहा है। अब आगे देखते हम। ये कुछ हैं संयुक्त वर्ण। खड़ी पाई या अंत पाई वाले वर्णों का संयुक्त रूप देखा जा रहा है। ख, अगर इसको हमें आधा करना हो तो जितने भी खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं, वर्ण होते हैं, उनकी पाई को हम हटा देते हैं। देखा जा रहा है इसमें ख, ग, घ, च, ज, र, इस तरह से व्यंजन है, और इनके पाई को हटा करके इनको हम आधा किए। मध्य पाई वाले व्यंजन, अगर व्यंजनों को बांटा जाए तो ये तीन प्रकार के, बनावट के आधार पे तीन प्रकार के होते हैं। एक खड़ी पाई है, एक मध्य पाई और एक बिना पाई वाले। अब मध्य पाई में अगर आधा करना हो तो उसके हुक को हम हटा देते हैं, या शुंडिका कहें या घुंडी कहें। इसमें हमारे दो वर्ण हैं, क और फ। इनको आधा करना हो तो उनकी घुंडी आधे हटा दी जाती है। बिना पाई वाले वर्ण, ये जब भी आधे होते हैं तो इसके नीचे हल यानी हलंत का चिन्ह लगा करके इनको हम आधा करते हैं। ट हुआ, ड हुआ, द है, ह है, ङ है, इसी तरह से आपके वर्ण है। अब क, फ या फ, क, फ या फ के संयुक्ताक्षर, क और फ के हुक को हटाकर ही संयुक्ताक्षर बनाया जाए, जैसा कि अभी चर्चा हुई है, जैसे संयुक्त, दफ्तर, पक्का आदि। इसी तरह से ङ, छ, ट, ठ, ड आदि के वर्ण के संयुक्ताक्षर हल लगाकर ही बनाया जाए, हल चिन्ह लगाया जाए, जैसे दिया गया है लट्टू, विद्या, चिन्ह, ब्रह्मा इत्यादि।
संयुक्त र के प्रचलित तीनों रूप यथावत रहेंगे, जैसे प्रकार, राष्ट्र, चक्र और धर्म। यहाँ र के जो हमारे प्रचलित रूप है, ये हमारे र को लिखने का तरीका है प्रकार। प्रकार में यहाँ पर र पूरा है, राष्ट्र में भी